अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं अपने नेक्स्ट फ़िलोसफ़र के बारे में, एक वेस्टर्न फ़िलोसफ़र के बारे में जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो हमें पता लगता है कि ये फ़्रांस का एक शहर था बोर्डेक्स। वहाँ पे ये 1689 में 18 जनवरी को पैदा हुआ। उसके बाद ये इसने अपनी अर्ली जो एजुकेशन है ना वो ओरेटोरियन एक स्कूल था वहाँ से ली, और इसने जो अपनी अर्ली एजुकेशन है वो कस्टमरी क्लासिक एजुकेशन में ली हासिल की। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डेक्स से इसने लॉ की जो तालीम है अपनी वो हासिल की। जो मोंटेस्क्यू के फादर थे वो फ्रेंच लॉयर थे, और इसके जो अंकल थे ना वो उस वक़्त प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोर्डेक्स थे। तो मोंटेस्क्यू की जो फैमिली थी ना वो खाते पीते एक घराना था। ये शुरू से ही मतलब अमीर लोग थे, और इनकी जो अच्छी पोजीशंस इन्होंने फ्रांस में ना वो इन्होंने ली हुई थी। तो मोंटेस्क्यू का जो लॉ में इंटरेस्ट पैदा हुआ वो भी इसी वजह से पैदा हुआ क्योंकि इसके फादर जो थे वो लॉयर थे, और जो इसके अंकल थे वो प्रेसिडेंट रहे हैं। 1708 में बोर्डेक्स की पार्लियामेंट में एज अ काउंसलर इसने काम किया। फिर इसके अंकल की डेथ हो गई, और अंकल की जो प्रेसिडेंट की सीट थी वो इसने संभाली एट द एज ऑफ 27। फिर इसने वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट इसने 12 साल वो ये पोजीशन संभाली और वहाँ पे काम किया। लेकिन इसको इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ, तो इसने ये अपनी पोजीशन छोड़ दी। और इसका जो कीन इंटरेस्ट था ना वो लिटरेचर और हिस्ट्री पढ़ने में था। इसने डिफरेंट ममालिक अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करने के बाद ना इसने डिफरेंट ममालिक जो है वो विज़िट किए, जिसमें ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, पोलैंड था, और भी डिफरेंट जो इसने ममालिक थे वो विज़िट किए। इसके बाद ये इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में इसने 2 साल वहाँ पे रहा, और वहाँ पे रह के ये डिफरेंट वहाँ के पॉलिटिशियन से मिला, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे वहाँ के उनसे मिला। तो इसका वहाँ पे ना ये जो इंग्लैंड का जो गवर्नमेंट सिस्टम था उससे ये बड़ा इम्प्रेस हुआ था कि गवर्नमेंट के जो वहाँ पे लॉज हैं या वहाँ पे जो लिबर्टी का जो सिस्टम है वो सारा इसको बहुत इसने वहाँ से इम्प्रेस हुआ था। इसके बाद इसका अपना पॉलिटिक्स में वो जो सारा इंटरेस्ट था वो उसने शुरू किया, और अपनी कुछ इसने बुक्स लिखी। इंग्लैंड से वापस आने पे इसने अपना काम जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो पब्लिश किए। तो जिसमें सबसे पहले इसका जो फेमस वो है द पर्शियन लेटर्स। 1721 में इसने ये पब्लिश किए, और इसमें इन लेटर्स में इसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस के बारे में बताया, जिस पे इसने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी इसने हासिल किया। उसके बाद ये इसने लिबर्टी एंड लॉज पे बहुत सारा काम किया था, और इसने ये बताया था कि एक स्टेट में ना ऐसे कवानीन होने चाहिए जिसके अंदर रहते हुए जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकें। मतलब लॉज ऐसे होने चाहिए एक स्टेट के जो एक इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है ना उसको वो बाउंड ना करें। तो इस पे इसने काफ़ी इसने इसके बारे में बुक्स भी पब्लिश करी हैं और बताया भी। नेक्स्ट बात करें इसके सेपरेट ऑफ लॉज के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इसका ऑथेंटिक वर्क माना जाता है, और आज भी इसका ये जो गवर्नमेंट्स में या लॉज में इसका ये जो काम है ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो 1748 में इसने अपना ये जो बुक है ये पब्लिश की थी, और इसमें इसने बताया था, जिक्र किया था कि ना जो इंसान है ना, इसने जैसे डिफरेंट हमने फ़िलोसफर्स का देखा, उसमें इंसान को कभी जालिम कहा गया तो कभी बहुत अच्छा कहा गया। तो इसने इंसान का बताया कि वो जो है बाय नेचर जो उसकी है ना वो बुज़दिल इंसान है। ठीक है। तो जब शुरू से वो बुज़दिल रहा है, वो हमेशा इंसान जो है ना वो अपने आप को कमतर समझता था दूसरों से। तो इसलिए ना वो हमेशा ताकतवर से ना डरता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जो इंसान है ना इसने ये सोचा कि जैसे एरिस्टोटल ने हमें बताया था कि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है। तो इसलिए ना ये इंसान जो है ना वो एक अकेले नहीं रह सकते, बुज़दिली से नहीं रह सकते, उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट लाजमी करना है एक ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस तरह करके जब इनको इस चीज़ की समझ आई तो एक सोसाइटी फॉर्म हुई। अब सोसाइटी को हैंडल करने के लिए लॉज चाहिए। तो जी सबसे पहले बात की है उसने नेचुरल लॉज के बारे में। हमारे जो शुरू से हमें नेचुरल लॉज इंसान ने फॉलो किए हैं, लेकिन जो नेचुरल लॉज हैं वो इंसान याद नहीं रख सकता, उनको फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए ना फिर इसने बात की गॉड के बारे में कि जो इंसान है जैसे उसको नेचुरल लॉज जो हैं वो अपने याद नहीं रहते, वो उनमें बाउंड नहीं हो सकते।
तो गॉड जो है उसने मज़हब मुतारफ़ करवाया, और मज़हब के तहत रहते हुए इंसान को पता है कि उसको एक अपने पाथवे का पता है कि किस पाथ पे उसने चलना है और कौन से उसने कवानीन फ़ॉलो करने हैं। तो इंसान के अपने जैसे जैसे उनके मज़हब हैं वैसे वैसे उनके जो लॉज़ हैं वो बनाए गए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसने ना लॉज़ के बारे में ही स्ट्रेस किया है कि उसको बाउंड कैसे किया है इंसान ने और फॉलो कैसे करना है, या अपने मुताबिक इंसानों ने उनको बनाया कैसे है। तो इसलिए फिर मोंटेस्क्यू ने थ्री काइंड्स ऑफ लॉ के बारे में बताया कि तीन तरह के लॉ होते हैं, जिसमें पहले इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, फिर पॉलिटिकल लॉ आ जाता है, उसके बाद सिविल लॉ आ जाता है। तो इंटरनेशनल लॉ का मतलब है कि एक स्टेट का बाकी नेशन से जो ताल्लुक़ होता है उस ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए जो लॉज चाहिए होते हैं उसके बारे में। पॉलिटिकल लॉ के बारे में उसने बताया कि स्टेट का जो अपने लोगों के साथ जो वहाँ के स्टेट के पीपल हैं उनके साथ जो ताल्लुक़ है उसको कायम करने के लिए जो लॉज चाहिए तो उसको पॉलिटिकल लॉ का नाम दिया। और सिविल लॉ को उसने बताया कि एक स्टेट में जो सिटीजन्स रह रहे होते हैं उनको आपस में एक दूसरे का वो राइट फ्रिंज ना करें, तो उसके लिए भी लॉज चाहिए, तो उसको उसने सिविल लॉ का नाम दिया। इसके बाद जी बात करें मोंटेस्क्यू के सबसे अहम काम के मुतालिक, जिसमें उसने बात की सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर में मतलब हमें पता है एक मुल्क को चलाने के लिए तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। सबसे पहले जो ये सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी थी वो जॉन लॉक ने मुतारिफ़ करवाई थी, लेकिन उसने जो मुतारिफ़ करवाई थी उसमें उसने सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के बारे में उसने बताया था, उसने जुडिशरी को इंक्लूड नहीं किया था। तो मोंटेस्क्यू ने इसमें जुडिशरी को भी इंक्लूड किया और इसको थर्ड ऑर्गन बनाया, और उसने बताया कि जैसे लेजिस्लेशन का काम होता है, लॉ मेकिंग का इसका काम होता है, इसने कानून साजी करनी, इसने कानून बनाना है। और एग्जेक्टिव का काम होता है इसने इस कानून का इम्प्लीमेंट करवाना है। और जुडिशरी का ये काम है कि इसने देखना है कि ये जो लॉ बन रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ तो नहीं बन रहा, और जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो किसी गलत तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा, किसी और लॉ का वायलेट तो नहीं कर रहा। तो ये इसलिए इसलिए ये डिफ़ाइन किया कि इनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग पावर्स, और इनको चाहिए कि अपने अलग अलग उसमें रहते हुए, पावर में रहते हुए अपने अपने फंक्शंस को सर अंजाम दें, उनका उनका उनसे काम लें। जहाँ पे मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, वहीं इसने बात की चेक एंड बैलेंस की, कि जहाँ अगर इनको बिल्कुल ही अलग अलग सेपरेट कर दिया जाए तो फिर ये तो मतलब सही निज़ाम नहीं चल सकेगा, अपनी पावर का ये एक्सेसिव यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसने चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम पे भी बात की कि जो लेजिस्लेचर है उसको ये हक होगा कि वो एग्जेक्टिव और जुडिशरी पे चेक रख सके, इसी तरह एग्जेक्टिव को हक होगा कि वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी पे हक वो चेक रख सके, और जुडिशरी को हक होगा कि वो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के कामों पर चेक रख सके, ताकि ये अपने अपने जो इनकी जुरिस्डिक्शन है उस पर रहते हुए ये काम करें। चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम पे मैंने अलग एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसका पूरा एक जो सिस्टम है उसमें मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। इसके बाद ये बात करें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो मोंटेस्क्यू के ख़्याल में तीन तरह की गवर्नमेंट्स बेहतर तरीके से अपने जो स्टेट है उसको चला सकती है। सबसे पहले उसमें रिपब्लिक आ जाती है, उसके बाद मोनार्क, उसके बाद डिस्पोटिज़म। मोंटेस्क्यू कहता है कि अगर एक स्टेट छोटी है, एक स्मॉल कस्बा टाइप है, तो उसमें जो है वो रिपब्लिक गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर सकती है, वहाँ पे जमहूरियत हो सकती है, एज अ जमहूरी निज़ाम वहाँ पे काम किया जा सकता है। और अगर एक स्टेट थोड़ी सी जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट से थोड़ी सी बड़ी है एक स्टेट, तो वहाँ पे मोनार्क काम करेगा, वहाँ पे बादशाहत की हुकूमत होगी, जो बादशाहत मतलब सिंगल पर्सन में हुकूमत होगी, और वो लॉज बनाएगा, वही इम्प्लीमेंट करेगा। इसके इसके बाद हम देखें तो अगर इससे भी थोड़ी बड़ी स्टेट है एक, तो वहाँ जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे डेस्पोटिज़म की जो है वहाँ पे हुकूमत होगी। इसका मतलब ये होगा तो यहाँ पे भी कि एक बादशाहत ही होगी, एक बंदे की हुकूमत होगी, लेकिन ये डंडे की ज़ोर पे हुकूमत होगी कि जो वो कुछ कह देगा वही लॉ बन जाएगा, और हर लोग पाबंद होंगे वहाँ उस स्टेट के उस लॉ को फॉलो करने के लिए।
तो ये जी थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो मोंटेस्क्यू ने बताई थी, और ये सारी उसकी पॉलिटिकल थॉट्स थी जो थोड़ी थोड़ी मैंने आपको बता दी है। यहीं भी अपनी वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।